रहीम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में है। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में ये रिपीट होता है। तो सबसे पहले इसकी कॉम्पटन इफ़ेक्ट की स्टेटमेंट देख लें। स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज व्हेन दे आर इंसिडेंट ऑन अ टारगेट मटेरियल इज़ कॉल्ड कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ये भी इंटरेक्शन है रेडिएशन विद मैटर। इसमें एक्सरेज को फॉल किया जाता है टारगेट पे और वो फिर स्कैटर हो जाती हैं। द स्कैटर्ड एक्सरेज हैव लार्जर वेवलेंथ and reduce energy. This phenomena describes scattering between radiation and matter and confirm the particle nature of light. नीचे इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिखाया हुआ है जिसमें एक्सरेज जो है वो फॉल करती हैं टारगेट पे और फिर स्कैटर हो जाएंगी, जिसको डिटेक्टर्स की मदद से देखा जाएगा। अच्छा, इसमें स्कैटर्ड बीम जो है इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती हैं। वर्किंग में देख लें, बीम एक्सरेज की फॉल करती है टारगेट पे और डिफरेंट उसके स्कैटरिंग एंगल्स पे उनको चेक किया गया, उनको मेजर किया गया उनकी इंटेंसिटी को, और चेक किया गया कि वो जो उनकी इंटेंसिटी है दैट इज़ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ 45, 90 और 135 डिग्री एंगल पे। ये नेक्स्ट पेज पे इसको दिखाया हुआ है। इसमें पहली जो पीक है वो थीटा वन 0 डिग्री है, फिर वन थीटा 90 डिग्री, फिर थीटा 45 डिग्री पे और थीटा 135 डिग्री पे है। तो ये 4 experimental results हैं which shows that scattered X-rays beam has less penetration than incident beam. The incident X-rays beam has intensity peak at a single wavelength, but scattered beam has intensity peak at 2 wavelengths. And one intensity peak has same wavelength lambda as incident beam, but the second intensity peak is at wavelength lambda dash, which is larger by amount delta lambda. The shift in the wavelength delta lambda is called Compton shift, and the Compton shift in the wavelength varies with the scattering angle theta. Theta change होने के साथ डेल्टा लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। थीटा 0 होगा तो कॉम्पटन शिफ्ट नहीं होगी। इसी तरह से थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके साथ उसकी कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। ओके, अब क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गई थी। वो देखें कि फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग इज़ ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट मटेरियल। एक्चुअली ये होता है। The X-rays are electromagnetic waves according to classical theory. These waves are generated due to oscillation of electric and magnetic field. ये भी आपको पता है। When such X-rays waves having frequency f fall on target electron, the electron start to oscillate with the same frequency f. और फिर जब वो oscillate करेंगे तो उससे उसी frequency की radiation emit होंगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसे नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो फिर क्लासिकल थ्योरी फेल होगी इसको एक्सप्लेन करने में। फिर क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया था। कॉम्पटन एक्सप्लेन हिज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बाय पोस्टुलेटिंग दैट इंसिडेंट एक्स-rays beam is assembly of photons having frequency hf. These photons collide with the free electrons of target material. The scattered radiation consists of recoiling photon emerging from the target and scattered electron. फिर वो जब इंसिडेंट फोटोन अपने कुछ एनर्जी शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, ट्रांसफ़र करेगा सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलिजन। सो स्कैटर्ड फोटोन हैज़ रिड्यूस्ड, उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी मोमेंटम भी कम होगा, तो ऑब्वियसली फिर उसकी वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएट होगी वो लॉन्ग हो जाएगी एनर्जी कम होने की वजह से। और इन्हीं चीज़ों को फिर वो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड होंगे दे आल्सो हैव डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दिस एक्सप्लेन्स द वेवलेंथ शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसमें अब कॉम्पटन शिफ्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ में। इसका ये नीचे फिगर सारी जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है। मोमेंटम जो है P इजिकल टू एच ओवर लैम्डा है, एनर्जी इजिकल टू एच एफ इंसिडेंट लाइट की। फिर स्कैटर्ड होंगी, स्कैटर्ड की एनर्जी ई डैश, मोमेंटम P डैश। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट है। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मोमेंटम जब वो ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को पी ई लिखा हुआ है। और जब वो स्कैटर्ड होंगे, टकराएंगे, टकराने के बाद ये एक है, इसमें दो चीज़ें देखनी है आपने, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ये दो चीज़ें, एनर्जीज़ भी और मोमेंटम भी, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो इन सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। एनर्जी की वैल्यू mc² है, तो m की जगह पे ये, अच्छा इसमें रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स भी आएंगे जो की स्पेशल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। m की वैल्यू m0 1 ओवर माइनस v² ओवर c², और इसको फिर v² ओवर c² को β² ले लिया गया है। इस तरह से मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का mv और m की जगह पे फिर यहाँ पे m0 v ओवर 1 माइनस β² आ जाएगा।
अब इसके हमने दो चीज़ें देखनी है। इलास्टिक कुलियन में ये दो चीज़ें कंजर्व होती हैं, क्योंकि कुलियन हमने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के दरमियान कुलियन हो रहा है, तो इलास्टिक कुलियन है, मोमेंटम कंजर्व होगा और एनर्जी कंजर्व होगी। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी बिफोर कुलियन और एनर्जी आफ्टर कुलियन। तो इसमें एनर्जीज़ की वैल्यूज़ पुट की हुई हैं फोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन। इनको फिर सॉल्व किया, स्केल लिया, स्केल एक इक्वेशन को रीएडजस्ट किया, फिर कॉमन ले लिया एम नॉट सी स्क्वायर, और इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करके तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर इस से मोमेंटम कंजर्वेशन है। मोमेंटम में पहले मोमेंटम दो स्टेप में कैलकुलेट किया हुआ है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन, और इस से मोमेंटम आफ्टर स्कैटरिंग एक्स एक्सिस अलोंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी और फोटॉन के लिए भी। इन दोनों की इक्वेशंस पुट कर दी हैं, उनका स्केयर ले लिया है, स्केयर लेके सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर ये देखिए, फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। इसमें वाई एक्सिस के अलोंग दोनों का बिफोर कुलियन मोमेंटम 0 है और आफ्टर कुलियन दोनों की मोमेंटम की वैल्यू साइन थीटा और साइन फाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए फाई होगा एंगल और फोटॉन के लिए थीटा एंगल होगा। ऐसे पीछे वाले जो पीछे इक्वेशंस है ना अलोंग एक्सिस, उसमें भी कॉस थीटा और कॉस फाई है, इसमें साइन थीटा और साइन फाई है। इसको भी सॉल्व किया है, स्केयर ले लिया है, इसमें इक्वेशन नंबर 3 बन गई। फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को ऐड करके इक्वेशन 4 बन जाएगी। फिर इक्वेशन 4 और जो पिछले पेज पे थी इक्वेशन 1 बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो आई थी 1, और ये 4 ये मोमेंटम से जो आएगी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया गया है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके अच्छा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, तो फिर राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके फर्दर मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये सारे इजी स्टेप्स हैं, मुश्किल कोई नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा आ जाएगा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है और फाइनली इसका रिजल्ट निकाल लिया था। अब वेरिएशन इन डेल्टा लैम्डा शोज डेल्टा लैम्डा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द स्कैटरिंग एंगल। फिर इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की हुई है, लैम्डा की जगह पे सी ओवर एफ, लैम्डा डैश सी ओवर एफ डैश, फिर माइनस लैम्डा तो सी ओवर एफ। तो फिर इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में एफ ऐसे यही रहने दें और सी दूसरी साइड पे चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, 1 ओवर एफ इजिकल टू 1 ओवर एफ प्लस दिस। तो इसी तरह से दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड एक्स रे। जैसे 1 लैम्डा डैश निकाला था तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं फ्रिक्वेंसी स्कैटर्ड रेडिएशन की आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालने के लिए एच के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, तो नीचे आ जाएगा 1 ओवर एच एफ डैश इज इक्वल टू 1 ओवर एच एफ प्लस 1 ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये फिर 1 ओवर एच एफ डैश ई डैश के बराबर है। तो इस तरह से आप इसको मुकम्मल करें, जहाँ से कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।